हेलो एवरीवन। आज हम मेंस प्रैक्टिस सीरीज के अंतर्गत बात करेंगे कि जो प्रमुख क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकते हैं या एग्जाम में आ चुके हैं उनको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बंगाल में द्वैध शासन के उत्तरदायी कारणों को बताइए। बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कहने का मतलब ये है कि बंगाल में जो बक्सर युद्ध के बाद इलाहाबाद की जो संधि हुई थी उसके बाद जो बंगाल में द्वैध शासन लागू हुआ था उसके क्या कारण थे। तो थोड़ा सा आप बैकग्राउंड देखिए कि 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी। कब ये संधि हुई थी? जो बक्सर का युद्ध था 64 का, बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध होने के बाद इलाहाबाद की संधि हुई। तो इलाहाबाद की संधि द्वारा बंगाल में द्वैध शासन लागू किया गया। तो पहला आपकी जिम्मेदारी बनती है कि द्वैध शासन का अर्थ क्या होता है वो बताएं। तो द्वैध शासन का बेसिक सा मीनिंग इतना है कि जो बंगाल में जो वित्त या दीवानी के जो अधिकार थे, जो भू राजस्व वसूली का अधिकार था, वो कंपनी ने अपने पास ले लिया। यानी कंपनी करेगी। और बाकी जो कानून व्यवस्था है वो सारा काम कौन देखेगा? नवाब देखेगा। यानी अब बंगाल का शासन दो लोग चलाएंगे, कंपनी। दीवानी संबंधी या वित्त संबंधी या भू राजस्व संबंधी काम कौन देखेगी? कंपनी देखेगी। और वहां की कानून व्यवस्था का जो भी निजामत का काम है वो वहां का नवाब देखेगा। तो एक ही राज्य में दो लोग प्रशासन चलाएंगे, इसलिए इसको द्वैध शासन कहा जाता है। तो क्लियर हुआ? कब हुआ आया? बक्सर युद्ध 64 में हुआ। 1764 में बक्सर युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई 12 अगस्त 1765। उस संधि के अंतर्गत द्वैध शासन लागू हुआ। और अब लागू क्यों किया गया द्वैध शासन, ये आपको समझना है। तो द्वैध शासन क्यों ब्रिटिश ने लागू किया या कंपनी ने इसलिए लागू किया कि शुरुआत में कंपनी किस लिए आई थी भारत में? व्यापार करने के लिए आई थी। यानी उसको ज्यादा से ज्यादा वित्तीय लाभ चाहिए था और किसी झंझट में नहीं पड़ना था। तो प्रारंभिक रूप में कंपनी अपने आर्थिक लाभ हेतु बंगाल को साधन के रूप में उपयोग करना चाहती थी। और राजनीतिक सत्ता अपनाना या अपने हाथ में लेना उसकी कोई इच्छा नहीं थी। यानी सिर्फ वो अपने फायदा या बंगाल को अपने एक वित्तीय संसाधन के रूप में उपयोग करना उसका उद्देश्य था, और वही उसने किया। दूसरा कारण है कंपनी द्वारा कंपनी द्वारा शासन हाथ में लेने पर भारत स्थित अन्य विदेशी कंपनियां एकजुट होकर ब्रिटिश ब्रिटिश कंपनी का विरोध कर सकती थी। यानी और जो कंपनियां थी या अन्य यूरोपीय शक्तियां थी वो इसका विरोध कर सकती थी। अन्य व्यापारी इसका विरोध कर सकते थे। इन सब वजह से भी प्रत्यक्ष रूप से बंगाल का प्रशासन न लेकर केवल दीवानी अधिकारों को अपने हाथ में लिया। वास्तविक सत्ता प्राप्ति से भारत की अन्य रियासतें एकजुट होकर कंपनी के विरुद्ध हो सकती थी। यानी एक और डर था कि अन्य विदेशी कंपनियां एकजुट हो सकती थी यदि प्रत्यक्ष रूप से बंगाल का प्रशासन अपने हाथ में लेती। और दूसरा ये था कि जो भारत की रियासतें थी वो भी एकजुट होकर इनके विरुद्ध खड़ी हो सकती थी। इसलिए भी उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से बंगाल का प्रशासन नहीं लिया। कंपनी के पास भारत में पर्याप्त प्रशिक्षित अधिकारियों का अभाव था। यानी यदि प्रशासन ले लेगी तो अधिकारी ज्यादा चाहिए होंगे और उस समय उतना रिसोर्स नहीं थे। कंपनी इस समय बंगाल से प्राप्त धन का उपयोग वाणिज्य व्यापार बढ़ाने एवं अपने प्रभुत्व को बढ़ाने के लिए करना चाहती है। यानी कंपनी का उद्देश्य था अपने वाणिज्य व्यापार को आगे बढ़ाना और ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना। इसलिए वो अन्य किसी भी समस्या में नहीं उलझना चाह रही थी। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि किस वजह से बंगाल में कंपनी ने द्वैध शासन लागू किया। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि कंपनी भारत की राजनीतिक स्थिति एवं प्रजा की प्रतिक्रिया से अपरिचित थी। यानी कंपनी शुरुआत है, ज्यादा उसको आइडिया नहीं था ना भारत के समाज के बारे में, ना भारत के प्रशासन, ना राजनीतिक व्यवस्था, ना भारत के लोगों के बारे में। इसलिए वो अभी हाल में केवल लाभ के उद्देश्य से काम करना चाहती थी। इस प्रकार उपरोक्त कारणों को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने शासन से स्वयं को दूर रखा एवं बंगाल में द्वैध शासन प्रारंभ किया। तो हमने क्या देखा कि कंपनी ने बंगाल में द्वैध शासन क्यों लागू किया। यदि एक समरी रूप में बात करें तो सिर्फ इतना था कि कंपनी का उद्देश्य था बंगाल को एक साधन के रूप में उपयोग करना, अन्य विदेशी कंपनियों के विरोध से बचना, भारतीय रियासतों के विरोध से बचना, प्रशिक्षित अधिकारियों का कंपनी के पास अभाव होना। कंपनी का जो पूरा फोकस था वो धन का उपयोग बड़े व्यापार में करना था और भारत की राजनीतिक एवं प्रजा की प्रतिक्रिया से अपरिचित थी, जिसका परिणाम हुआ कि कंपनी ने सत्ता अपने हाथ में न लेके द्वैध शासन को लागू किया। ओके, तो ये कंप्लीट होता है। हम अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो हमने अभी देखा द्वैध शासन क्या है और कंपनी ने इसको क्यों लागू किया। अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हम देखेंगे टीपू सुल्तान की उपलब्धियों का
अगला प्रश्न है हमारा, टीपू सुल्तान की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, टीपू सुल्तान से संबंधित। देखिए, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1782 से 1799 तक टीपू मैसूर का सुल्तान रहा। देखिए क्या होता है, द्वितीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, आंग्ल मैसूर युद्ध टोटल 4 हुए, जैसे लिखा ना, आंग्ल मैसूर युद्ध, टोटल आंग्ल मैसूर युद्धों की संख्या 4 है। पहले में हैदर अली था, दूसरे में भी हैदर अली होता है, लेकिन हैदर अली की हो जाती है मृत्यु। जब दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो जाएगी, तो मैसूर का शासक बनेगा टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान 1782 यानी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध से 1799 तक रहा। तो उनकी उपलब्धियों को यदि हमें देखना है तो उसके द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों को देखें। तो राजनीतिक से शुरू करते हैं, टीपू सुल्तान की राजनीतिक उपलब्धियां। युद्ध के दौरान सुल्तान बनने के उपरांत भी अंग्रेजों को 1783 में परास्त किया। देखिए, द्वितीय युद्ध चल रहा था, पिताजी खत्म हो गए द्वितीय युद्ध में ही, और सुल्तान बनता है टीपू। टीपू सुल्तान बना, युद्ध चल रहा है, और इसके बावजूद भी यदि वो अंग्रेजों को पराजित करता है तो कहीं ना कहीं उसकी उपलब्धि। एवं अंग्रेजों से मंगलौर की संधि की, अंग्रेजों को पराजित भी कर दिया द्वितीय युद्ध में, और मंगलौर की संधि की। फ्रांसीसियों से मित्रतापूर्वक संबंध स्थापित किए, ये भी उसकी राजनीतिक उपलब्धियों के अंतर्गत ही देखा जाएगा, और जिसके अंतर्गत श्रीरंगपट्टनम में फ्रेंच ध्वज फहराया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अफगानिस्तान, ईरान, मॉरिशस आदि देशों में भी दूतावास स्थापित किए। तो ये उसकी राजनीतिक उपलब्धियों में, युद्धरत होने में वो शासन किया उसने और पराजित भी किया। फ्रांसीसियों से मित्रतापूर्वक संबंध रखे और अन्य विदेशी देशों में अपने दूत भेजे, अफगानिस्तान, ईरान, मॉरिशस, इन देशों में। प्रशासनिक उपलब्धियों की यदि हम उसकी बात करें तो आप इसको भी देख सकते हैं। प्रशासनिक उपलब्धियों में प्रशासन में पश्चिम प्रणाली लागू की, ठीक है, जैसे पश्चिम में फ्रांस में, इंग्लैंड में जो प्रणाली लागू थी उसी प्रकार से किया। सुल्तान के अधीन 7 विभाग गठित किए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, और साम्राज्य का 7 प्रांतों में विभाजन किया। तो प्रशासनिक में पश्चिम प्रणाली का उपयोग करके अपने साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया और अलग अलग विभाग बनाए। तो ये हो गई प्रशासनिक। तो राजनीतिक, प्रशासनिक, उसके बाद राजस्व, जागीरदारी प्रथा, त्याग, कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किए। बहुत महत्वपूर्ण है कि जागीरदारी प्रथा को त्याग दिया और कृषकों से सीधे संबंध बनाए, रैयतों से, किसानों से सीधे संबंध बनाए राजस्व के लिए। धार्मिक में बात करें तो श्रृंगेरी पत्रों के अनुसार उसने श्रृंगेरी मंदिर की मरम्मत एवं मां शारदा की स्थापना हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान किया। तो इसके धार्मिक कारणों में, कार्यों में आप इनको देख सकते हैं, श्रृंगेरी मंदिर की मरम्मत और शारदा जी के मंदिर का। इसके बाद उसने कुछ आधुनिकीकरण के काम की भी किए, जैसे माप तौल की आधुनिक पैमाने का लागू करना, आधुनिक कैलेंडर लागू करना, आधुनिक मापतौल प्रणाली, आधुनिक कैलेंडर, सिक्का ढलाई की नई तकनीक, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, और प्रक्षेपण तकनीकी टीपू द्वारा प्रोत्साहन दिया गया। इस प्रकार टीपू ने न केवल अपनी वीरता का प्रदर्शन किया, अपितु अपनी योग्यता से मैसूर राज्य को आधुनिक बनाया। तो क्या क्या हमने देखा इसकी, राजनीतिक उपलब्धियां, धार्मिक उपलब्धियां, राजस्व से संबंधित चीजें, ठीक है, प्रशासन से संबंधित क्या काम किए, और आधुनिकीकरण के लिए उनके द्वारा क्या काम किए गए। तो मापतौल, आधुनिक मापतौल, आधुनिक कैलेंडर, नई सिक्के ढलाई की तकनीक, और प्रक्षेपास्त्र या प्रक्षेपण की तकनीक। तो आपको इनको ध्यान रखना है। तो इस तरह से टीपू सुल्तान की उपलब्धियों का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक विभाजन रोकने के प्रयास में दूसरा विभाजन हो गया। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। यहाँ समझने वाली बात है कि कहना क्या चाह रहा है, एक विभाजन रोकना और उसके बदले दूसरा विभाजन हो जाना। देखिए क्या होता है, लॉर्ड कर्जन के समय 1905 में क्या होता है, बंगाल का विभाजन की घोषणा होती है। जैसे ही बंगाल विभाजन की घोषणा होती है तो कांग्रेस में वैचारिक मतभेद होते हैं। तो बंगाल का तो विभाजन हुआ, यानी एक विभाजन रोकना, बंगाल का विभाजन रोकना चाह रहे थे, लेकिन बंगाल का विभाजन तो नहीं रुका, और उल्टे में कांग्रेस का विभाजन हो गया, कांग्रेस 2 गुटों में बट गई। तो ये उसी से संबंधित एक क्वेश्चन आ गया कि एक विभाजन रोकने के प्रयास में दूसरा विभाजन हो गया, कथन की व्याख्या कीजिए। तो देखते हैं, एक विभाजन रोकने के प्रयास में दूसरा विभाजन हो गया, कहने का मतलब है, सबसे पहले इस कथन का आप अर्थ बताओ। तो इसकी मीनिंग क्या है, बंगाल विभाजन रोकने के परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस के विभाजन के संदर्भ में समझा जा सकता है। वस्तुतः
बंगाल विभाजन को रोकने हेतु 1905 में कांग्रेस ने स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया। समझिए 1905 में कांग्रेस ने क्या किया, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया। क्यों? क्योंकि बंगाल विभाजन रोकना था। परंतु कई मुद्दों पर कांग्रेसी नेता दो गुटों में बंट गए। अब कौन कौन से मुद्दे थे जब कांग्रेसी नेता बंट गए? गर्मपंथी स्वदेशी एवं बहिष्कार को देश के अन्य हिस्सों में ले जाना चाह रहे थे। जो कांग्रेस के गर्मपंथी नेता थे, जो थोड़ा उग्र स्वभाव के थे, वो क्या कह रहे थे कि जो स्वदेशी आंदोलन है, यानी जो विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आंदोलन है, स्वदेशी आंदोलन है, बहिष्कार आंदोलन है, उसे हम देश के अन्य हिस्सों में भी ले जाए। जबकि उदारवादी इसका विरोध करते थे, वो कहते थे नहीं, पूरे देश में इसको ले जाने की जरूरत अभी हाल में नहीं है। तो उदारवादी इसका विरोध करते थे, जबकि गर्मपंथी बोलते थे कि स्वदेशी एवं बहिष्कार को पूरे देश में फैलाना है। फिर गर्मपंथी ब्रिटेन को किसी भी सहयोग के विरोधी थे, जबकि नरमपंथी मात्र विदेशी माल के बहिष्कार तक सीमित थे। आप देखिए गर्मपंथियों का कहना था कि हम ब्रिटेन को किसी भी लेवल पे सहयोग नहीं करेंगे, चाहे वो सामान हो, चाहे वो उनके कानून हो, या चाहे अन्य कोई भी चीज हो, हम ब्रिटेन का हर तरीके से विरोध करेंगे। जबकि नरमपंथियों का कहना था कि नहीं, हर तरीके से विरोध नहीं करेंगे, हम केवल उनके माल का बहिष्कार करेंगे। इसके बाद 1907 अधिवेशन में गर्म नेता लाला लाजपत राय को, जबकि नरमपंथी रास बिहारी को अध्यक्ष बनाया गया। यानी अधिवेशन में नरमपंथी रास बिहारी अध्यक्ष बन गए। गर्मपंथी नेता अधिवेशन को नागपुर में करवाना चाहते थे, जबकि नरम दल के नेता इसे सूरत में आयोजित कराना चाहते। तो आप समझिए उसको किस जगह कराना है, इसमें भी विवाद हो गया। जहां गर्मपंथी बोल रहे हैं ये नागपुर में होना चाहिए, वहीं नरमपंथी सूरत में। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। इसके बाद क्या होता है परिणाम? बंगाल विभाजन को रोकने के क्रम में ये मतभेद इतने व्यापक हो गए कि 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस गरम एवं नरम दो दलों में विभाजित हो गई, जिसके फलस्वरूप स्वदेशी आंदोलन भी शिथिल हो गए। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जो हमारा क्वेश्चन था कि एक विभाजन को रोकने में दूसरा हुआ, यानी हम बंगाल के विभाजन रोकने का विरोध के स्वरूप स्वदेशी आंदोलन शुरू किए थे, लेकिन उसके चलते कांग्रेस भी दो गुटों में बट गया। तो आपको ध्यान रखना है। वजह क्या थी? वैचारिक मतभेद कि प्रसार कहाँ होना चाहिए, किन चीज़ों का विरोध करना है, ठीक है, उसकी स्थान कौन होना चाहिए, ये सारी चीज़ों के चलते उनमें आपसी मतभेद हुआ। अगला प्रश्न है औपनिवेशिक भारत में हस्तशिल्प उद्योगों के पतन के प्रमुख कारणों को बताइए। यानी जो औपनिवेशिक भारत था उस समय भारतीय जो हस्तशिल्प उद्योग थे, यानी जो कंपनी का प्रशासन था, उस समय भारतीय लघु कुटीर उद्योग पूरी तरह पतन हो गया था। तो इनके कारणों को बताना है कि कंपनी के शासन में भारतीय लघु कुटीर उद्योग क्यों पतन हो रहे थे, क्यों खत्म हो रहे थे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था क्यों चरमरा गई थी। तो देखते हैं। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत औद्योगिकीकरण की नीति से भारत में हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हो गया। औपनिवेशिक भारत में हस्तशिल्प उद्योगों के पतन के कारण औद्योगिकीकरण का मतलब होता है भारत का सारा कच्चा माल ब्रिटेन भेज दिया जाता था, और उसी कच्चे माल से ब्रिटेन में बनी हुई वस्तुएं भारत में आके बेची। जब भारत का सारा कच्चा माल विदेश में चला जाएगा तो भारत के उद्योग तो खत्म हो ही जाएंगे। तो इसी को बोलते हैं औद्योगिकीकरण। तो पतन के कारण देखते हैं। अंग्रेजों द्वारा दस्तकारों एवं शिल्पियों का शोषण करना, ददनी प्रथा द्वारा। ददनी प्रथा का मतलब इतना है कि अंग्रेज पहले से पैसा दे देते थे कि आप ये पैसा हमसे ले लो, लेकिन आप जो सामान बना रहे हो वो हमें देना। यानी फिर वो किसी और को बेच ही नहीं सकते थे। इसको बोलते हैं ददनी प्रथा। तो दस्तकार और शिल्पियों का इससे शोषण हुआ। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा भारतीय बाजार ब्रिटिश वस्तुओं हेतु खोलना एवं ब्रिटिश बाजार भारतीय वस्तुओं हेतु बंद करना। आप समझिए ये व्यवस्था कर दी अंग्रेजों ने 1813 के एक्ट के तहत कि कोई भी भारत में आके कोई भी वस्तु बेची जा सकती है, लेकिन भारत की वस्तुएं ब्रिटिश बाजार में नहीं बेची जाएंगी। तो जब भारत की वस्तुएं ही नहीं बाहर बेची जाएंगी तो भारत तो वैसे ही लघु कुटीर उद्योग खत्म हो जाएंगे जब वस्तुएं बेचेंगी नहीं, लेकिन बाहर की वस्तुएं भारत में बेच सकती थी। तो इससे भी हस्तशिल्प या लघु कुटीर उद्योग हमारे पतन हुए। अंग्रेजों द्वारा हस्तशिल्पों के संरक्षक एवं खरीदार वर्ग रियासतों का अंत कर दिया। अब हमारे यहाँ के जो हस्तशिल्प या थे उनको कौन संरक्षण दे रहा था? यहाँ की रियासतें, यहाँ के शासक, यहाँ के जमींदार। लेकिन जब शासक ही कमजोर हो गए तो वो इनको संरक्षण नहीं दे पाएंगे, इसलिए भी पतन हो जाएगा। भारत में रेलवे का विकास हो गया था। रेलवे से क्या हुआ? भारत का दूर दराज का जितना भी कच्चा माल था वो विदेश भेजा जाने लगा, और उसी कच्चे माल से विदेशी वस्तुएं तैयार होकर भारत के बाजार में सस्ते में उपलब्ध होने लगी। इसलिए भी भारत के लघु कुटीर उद्योग
खत्म हो गए। अंग्रेजी शिक्षा एवं नीति से प्रेरित नया मध्यम वर्ग आया और जमींदार जो ब्रिटिश वस्तुओं के समर्थक, यानी ऐसी शिक्षा नीति लागू की जो एक समर्थक वर्ग मिला, और जो ब्रिटिश शिक्षा का पढ़ा लिखा था वो ब्रिटिश वस्तुओं को उपयोग करना अच्छा समझता था। इसलिए भी भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों को बढ़ावा नहीं मिल पाया। अंग्रेजों द्वारा हस्तशिल्प कच्चा माल आपूर्ति में बाधा, यानी भारतीय जो हस्तशिल्प उद्योग थे उनको कच्चा माल ही नहीं मिलता था, सारा विदेश चला जाता था, इस वजह से भी पतन हो गया। वस्तुतः भारत में हस्तशिल्प के पतन से भारतीय आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का पतन हो गया एवं अंततः इससे भारत में दरिद्रता और गरीबी को बढ़ावा मिला। कुल मिला के है कि अंग्रेजों की नीतियों के चलते भारतीय उद्योग पतन हुए, और पतन होने की वजह से भारत में गरीबी और दरिद्रता बढ़ी। तो हमने क्या देखा इसमें, प्रमुख यही चीजें देखी हैं कि एक तो कारण है ददनी प्रथा, एक है कच्चे माल का विदेश में जाना, भारत का एक समर्थक वर्ग न होना, हस्तशिल्प उद्योगों को समर्थन करने वाली रियासतों का अंत हो जाना, और साथ में जो भी अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त था वो केवल अंग्रेजों से संबंधित वस्तुओं को प्राथमिकता देता था। तो ये सारी चीजें हस्तशिल्प उद्योगों के पतन के कारण के रूप में देखी जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, खिलाफत के मुद्दे को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ना। एक हो गया यहाँ पे खिलाफत, और उसको राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ना गांधी जी की रणनीतिक भूल थी, इसकी समीक्षा करना है। तो समझिए, खिलाफत आंदोलन कब है, 1919 के समय है, और उस समय भारत में असहयोग आंदोलन भी चलेगा। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन के साथ खिलाफत आंदोलन को गांधी जी जोड़ देंगे। तो कुछ विद्वान कुछ इसकी आलोचना करते हैं कि गांधी जी ने गलत किया था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, इससे राष्ट्रीय आंदोलन में धार्मिक तत्व शामिल हो गए। तो हमें इसी की समीक्षा करना है कि क्या, क्योंकि खिलाफत आंदोलन जो था वो मुस्लिम वर्ग का आंदोलन था और एक तरह से धार्मिक आंदोलन था अंग्रेजों के विरुद्ध। और जो हमारा स्वदेशी आंदोलन था, वो सॉरी असहयोग आंदोलन था, उसका उद्देश्य था राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में। तो आप ऐसे समझिए कि कुछ इतिहासकार क्या बोलते हैं कि गांधी जी द्वारा खिलाफत आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ना एक भूल थी। जब भूल थी तो इसके पक्ष में वो कुछ तर्क भी देते होंगे कि भूल क्यों है। इसलिए भूल है कि उनके अनुसार खिलाफत आंदोलन एक मुस्लिम वर्ग का आंदोलन है, धार्मिक आंदोलन है, उसको राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ दिया तो राष्ट्रीय आंदोलन में सांप्रदायिकता का समावेश हो गया, यानी खिलाफत आंदोलन का राष्ट्रीय आंदोलन के साथ मिला देने से राष्ट्रीय आंदोलन में सांप्रदायिकता के तत्व प्रभावी हो जाएंगे। ये तर्क देते हैं, हो गए। दूसरा तर्क क्या देते हैं कि गांधी जी ने मुस्लिम तुष्टीकरण को बढ़ावा दिया, खिलाफत आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ने से गांधी ने मुस्लिम तुष्टीकरण को बढ़ावा दिया। इससे क्या हुआ, सांप्रदायिकता बढ़ी और आगे चल के भारत के विभाजन की नींव मजबूत हुई। ये तर्क कौन देते हैं, वह व्यक्ति तर्क देते हैं जो गांधी को राष्ट्रीय आंदोलन में खिलाफत आंदोलन मिलाने एक साथ करने से विरोध करते हैं जो। ठीक है, लेकिन यदि हम ठीक से एनालिसिस करें, सूक्ष्म दृष्टि से अवलोकन करें, तो रणनीतिक भूल मानना उचित नहीं होगा। क्यों, एनालिसिस करने से एक चीज तो क्लियर हो जाएगी कि अंग्रेजों की फूट डालो नीति से राष्ट्रीय आंदोलन में मुस्लिम जनता का सहयोग नहीं मिल रहा था। तो गांधी जी को ये अच्छा अवसर मिला कि मुस्लिम भी अंग्रेजों के विरुद्ध है, भले धार्मिक कारणों से, और राष्ट्रीय आंदोलन में भी मुसलमानों की जरूरत है, तो मुस्लिमों को आंदोलन से जोड़ने हेतु ऐसा आवश्यक था। यानी जो राष्ट्रीय आंदोलन से मुस्लिम लगातार दूरी बनाए हुए थे, उनको राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल करने का सही वक्त है, ऐसा गांधी जी को लगा। गांधी जी ने खिलाफत के माध्यम से दूसरे धर्म की मान्यताओं पर कोई आघात नहीं किया। और जो लोग बोलते हैं कि नहीं धार्मिक तत्वों का समावेश किया राष्ट्रीय आंदोलन में, वो गलत है। क्यों, क्योंकि गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को शामिल तो किया राष्ट्रीय आंदोलन में, लेकिन धार्मिक मान्यताओं से संबंधित कोई बात नहीं की, और ना ही धार्मिक मान्यताओं पर कोई आघात किया, किसी भी धर्म की धार्मिक मान्यताओं पर नहीं किया, भले मुस्लिम वर्ग को शामिल किया। साथ ही गांधी जी केवल मुस्लिम ही नहीं अपितु गौ हत्या, सती प्रथा विरोधी जैसे हिंदू कार्यक्रमों से भी संबंधित थे। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों को साथ ले लिया तो मुसलमानों की बात, मुसलमानों को खिलाफत आंदोलन को एक साथ किया, लेकिन साथ में गौ हत्या के विरोधी भी थे, गौ हत्या साथ में सती प्रथा के भी विरोधी थे। इसका मतलब हिंदू कार्यक्रमों में भी
गांधी जी हिस्सेदारी लगातार कर रहे थे। ऐसा कुछ भी नहीं था कि मुस्लिमों को शामिल कर लिया तो सिर्फ उन्हीं पे फोकस कर रहे हो, बाकी किसी भी धर्म में उन्होंने किसी भी प्रकार का ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जो कि अन्य धर्म के अहित में हो। इसके अतिरिक्त हम ये भी जानते हैं कि सांप्रदायिकता का कारण खिलाफत नहीं है, अपितु अंग्रेजों की फूट डालो शासन करो की नीति एवं मुस्लिम लीग की कट्टरता है। तो यदि जो बोलते हैं कि नहीं इसी वजह से भारत विभाजन हुआ, तो गलत है। क्यों? क्योंकि जो सांप्रदायिकता के बीज पड़े थे ना, वो इस आंदोलन से नहीं बल्कि जो अंग्रेजों की नीतियां थी, वो फूट डालो शासन करे की जो नीति के तहत हिंदू मुस्लिम को बांट दिए थे, उसी वजह से और आगे चल के मुस्लिम लीग की नीतियों से भी सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला था, ना कि गांधी के द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन में खिलाफत को शामिल करने से। स्पष्टता, खिलाफत को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ना एक भूल नहीं अपितु समावेशी आंदोलन हेतु उठाया गया अनिवार्य कदम था। तो ये किसी भी प्रकार की इसको हम भूल के अंतर्गत नहीं देखेंगे, ये आपको स्पष्ट होना चाहिए।